योगी सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई है। सीएम योगी ने दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद दी है। परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। कोरोना संक्रमित पत्रकारों की मौत के बाद ये आर्थिक मदद उनके परिजनों को दी जा रही है। साल 2020 में 14 पत्रकारों का कोरोना से निधन हुआ था और साल 2021 में दूसरी लहर में 36 पत्रकारों की जान गई थी कोरोना की वजह से। ऐसे में उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने की पहल योगी सरकार ने की है। ऐसे पत्रकार जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान फील्ड में जाकर खबरों को आप तक पहुंचाने के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाया, उनके परिजनों को यह आर्थिक मदद दी जा रही है। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र पहुंच चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने और बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ये बात भी कही। ब्राह्मणों के सम्मेलन के लिए ये सम्मेलन चल रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि मथुरा पहुंच गए हैं सतीश चंद्र मिश्र। वहां बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन कर रहा, पूजा पाठ किया इन्होंने और वहीं से ये कहा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आपको बताएं, बसपा का ब्राह्मण साधो अभियान है, जिसके तहत जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा में इस चरण का ये सम्मेलन है, जहां पर सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे, महासचिव। बांके बिहारी मंदिर में माथा टेका, बांके बिहारी की पूजा पाठ अर्चना की और सीधे हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का। मथुरा में ही है वो, उनसे जानकारी लेते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, क्या हाल है इस सम्मेलन के, किस तरीके की जानकारी। नितिन बताइए जरा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारे कोऑर्डिनेटर की हैसियत से देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्नेहलता, इस समय मैं गोवर्धन के गिरवर निकुंज धाम में मौजूद हूँ और यहाँ बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, यानी ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए इस समय जो बीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा इस समय बोल रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 12 से 13% आबादी जो ब्राह्मणों की है और इसलिए इस समय चूँकि 6 महीने उत्तर प्रदेश चुनाव के बचे हुए हैं, इसलिए यूपी की राजनीति में ब्राह्मण जो मतदाता हैं वो सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं। ब्राह्मण मतदाता काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि वो ओपिनियन मेकर होते हैं और लगातार उनकी जो भूमिका होती है वो पूरी सोसाइटी में उनका जो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जाता है। और यही वजह है कि 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके इसी फॉर्मूले को अपनाकर बीएसपी ने मेजॉरिटी पाई थी और मायावती चौथी बार पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी। 10 साल से बसपा पूरी तरह से कहा जाए विपक्ष में है, लगातार उसका जो जनाधार है वो कमज़ोर हो रहा है और जो ब्राह्मण मतदाता जो जिसने 2007 में साथ दिया था वो भी पूरी तरह से छिटक गया है। 2017 में 80% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट किया था और यही वजह है कि एक बार फिर से पुराने फार्मूले पर बसपा इस समय पुराने फार्मूलों को लागू करना चाहती है। अच्छा नितिन, जरा समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें ब्रज क्षेत्र की, तो यहाँ पर क्या समीकरण है, ब्राह्मणों को लेकर किस तरीके के आंकड़े हैं, और अगले चरण की भी थोड़ी बात कर लेंगे क्योंकि पश्चिमी यूपी का रुख करेगा ये पूरा प्रबुद्ध सम्मेलन। अभी हमने यहाँ पर ये अपना दूसरा जो हमारा देखिए, बिल्कुल देखिए, बात की जाए इसकी पूरे यूपी में वो एक ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है कि हर एक, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे वो मध्यांचल हो, कई सारी सीटों पर ब्राह्मण मतदाता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में। 23 तारीख को अयोध्या से पहले चरण की शुरुआत की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बीएसपी ने और सतीश चंद्र मिश्रा इसकी पूरी अगुवाई कर रहे हैं। मायावती ने इनको जिम्मा दिया है। उसके बाद सेकंड फेज की शुरुआत आज गोवर्धन से हो रही है और 24 जिलों की में ब्राह्मण से जुड़े हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। तो कुल मिला के आज गोवर्धन में है, कल आगरा में कार्यक्रम है, फिरोजाबाद में कार्यक्रम है, परसों एटा और पटियाली में कार्यक्रम है। तो कुल मिला के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ब्रज का जो इलाका हो या फिर चाहे वो आपका जो समीकरण है, अगर ब्रज की बात की जाए तो ब्रज में समाजवादी पार्टी मजबूत भूमिका में है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में काबिज हुई है उसने समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में जो चूँकि गोवर्धन एक आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र है और बड़ी संख्या में यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग के मतदाता हैं बहुतायत में हैं और यहाँ से जो मैसेज जाता है, जो तीर्थ केंद्र है वो पूरे यूपी में जाता है, पूरे देश में जाता है। खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री लगातार यहाँ आते रहते हैं और इसलिए बीएसपी सीधे अब जो ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से कहा जाए लगभग बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, उसको अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन इसका नाम दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की गई कि किसी जाति के नाम पर
सम्मेलन नहीं हो सकते, इसलिए इसका नाम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो भी अगस्त से ब्राह्मणों के साफ तौर पे आयोजित एक करने जा अहम रही है। भूमिका रही है और एक वोट बैंक रहा है जिसे साधने की कोशिश बड़ी कामयाब 2007 में रही थी, लेकिन अब निगाहें आगामी चुनाव को लेकर भी टिकी हुई है। इसी की कोशिश में ये तमाम सम्मेलन हमारे सामने आ रहे हैं। ब्रज क्षेत्र से हमारे सहयोगी नितिन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी है। पार्टी ने मथुरा से इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है। एक तरफ जहां बसपा इस सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करने का दांव चल रही है, वहीं विरोधी बसपा पर इसे लेकर निशाना भी साध रहे हैं। भाजपा विधायक और योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि ब्राह्मणों को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, ये वर्ग भाजपा के साथ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बसपा पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक। तो ये देखिए तस्वीरें जहां पर ब्राह्मण साधो अभियान चल रहा है और लगभग तमाम पार्टियां या सभी पार्टियां कहे तो गलत नहीं होगा, इस अभियान में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रही हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का जो योगदान रहा है वो किसी से नहीं छुपा रहा है। पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक जो इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है उसकी शुरुआत कम से कम बसपा ने की। देश की सबसे बुद्धिमान कौम है और उस बुद्धिमान कौम को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। पूरे देश का और प्रदेश का विप्रजन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीएसपी और सतीश मिश्रा जी को बताना होगा कि ये जातिवादी पॉलिटिक्स आखिर कब तक, और पिछले 5 सालों में जिस वर्ग की ये लोग बात कर रहे हैं उस वर्ग या उस जाति के लिए उन्होंने कितने आंदोलन किए, कितनी लड़ाई लड़ी। अब चुनाव आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं इन सारी जातियों को, धर्मों को एक दूसरे से लड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ में अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में धमकी पत्र मिलने के बाद पुलिस अलर्ट है। अब मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मंदिर के सभी गेट पर पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल 14 अगस्त तक गिरफ्तार मुजाहिदों को ना छोड़ने पर हनुमान मंदिर और आरएसएस के पदाधिकारियों को बम से उड़ाने की धमकी वाला पत्र भेजा गया है, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी हुई है। तमाम मंदिर जो है उन लोगों के निशाने पर है जिन्होंने ये धमकी बड़ा पत्र भेजा है और फिलहाल मंदिर प्रशासन बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। आरपीआई ने यूपी में भाजपा से 8 से 10 सीटों की मांग की है। रामदास अठावले ने मायावती पर निशाना भी साधा है। दलित वोट अब बसपा के पास नहीं है, ये कहते हैं अठावले। अब दलित वोट आरपीआई के साथ है। और क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए आप भी। तो आने वाले 2000 फरवरी 22 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलती है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है। और दलित समाज भी जो है, जो दलित समाज पर खाली मायावती का अधिकार नहीं हो सकता है, तो ऐसा रिपब्लिकन पार्टी का भी दलित वोटों पर पूरा अधिकार है। और इसीलिए हम अभी लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी अपने भाई को भी देखिए। और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, अभी 325 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। इसे देखने के लिए ubsc.uk.gov.in पर जाकर रिजल्ट देखा जा सकता है। 10वीं में इस बार 99.9% का रिजल्ट रहा।
12वीं क्लास में 99.56% बच्चे पास हुए हैं। लेकिन इस बार टॉपर की लिस्ट नहीं बनाई गई है। तो आपको बताएं, कोरोना काल का ये रिजल्ट जो अपने आप में मुश्किल भरा रहा है, इस दौर में एक अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है और इसी आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए जा रहे हैं। इसी का एक हिस्सा है कि इस बार टॉपर अनाउंस नहीं किए जाएंगे। कोविड काल में बच्चों की ज़िंदगी को बचाना सरकार की बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौतीपूर्ण टाइम में हमने हमारे बोर्ड के माध्यम से जो सरकार ने मानक बनाया, उन मानकों को पूरा करते हुए हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल बनाया। मैं बोर्ड के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आज इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में जो हमारे बच्चे और बेटियां जिन्होंने विशेष श्रेणी में परीक्षा फल हासिल किया है, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, मैं प्रदेश के समस्त अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये बच्चे आगे जीवन में इनके सामने जो भी प्रतियोगिता है उसमें विशेष श्रेणी में पास हो। संगम नगरी प्रयागराज में कई दिनों से क्राइम की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंडल के आईजी को ज्ञापन सौंपा है। 16 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सपा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। सपा का आरोप है कि कई आपराधिक घटनाओं में कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। तो ऐसे में इन घटनाओं को मुद्दा बनाने की तैयारी, घेरने की तैयारी सपा की है। प्रयागराज में 4 दिनों में 6 हत्याएं हुई हैं, लेकिन सभी घटनाएं खुल गई हैं एक घटना को छोड़ करके, जिसमें 2 लोगों की हत्याएं हुई हैं। उसमें हमारी टीमें लगी हैं, सर्विलांस भी लगी है, हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, हमारी टीमें लगी हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है और भौतिक रूप से जो अपने पारिवारिक संबंधों की बात है, उन पर लग करके हम काम कर रहे हैं और जल्दी इस पर भी हम खुलासा करेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ओवरफ्लो की ये खबर है। भदनी ड्रेन ओवरफ्लो हुआ है, तेज बहाव में पुलिया बह चुकी है। अब लोग जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए जरा। ये देखिए, कहाँ जा रहा नशे में। ये देखिए, तमाम लोग हैं जो यहाँ कभी पुल हुआ करता था, लेकिन ओवरफ्लो की वजह से इसका नामो निशान मिट चुका है। अब लोगों को इस रास्ते को पार करने के लिए यही रुख अख्तियार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दूसरा छोर आप देखेंगे वो वहां पर पुल हुआ करता था। ओवरफ्लो की वजह से ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तेज बहाव में ये जो पुलिया है वो बह भी चुकी है और किस तरीके से लोग रास्ता पार कर रहे हैं आपके सामने है। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बाकी की डिटेल लेते हैं। आशीष, बताइए, प्रशासन के पास भी तस्वीरें पहुंची होंगी, कब तक दुरुस्त करेंगे? लोगों के लिए आसान कब होगा ये रास्ता? जी, आपको बता दें, प्रशासन फिलहाल तो वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहा है। वहाँ पे बास बल्लियाँ भेजी जा रही हैं। आपको बता दें, ये बरकोता जी सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक में पड़ती है, जहाँ पे एक पुलिया थी जो बह गई थी। इसके पास से ही ये एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन बारिश का पानी बढ़ने से वो वैकल्पिक मार्ग भी जो है बंद हो गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आशीष, अब नजर रहेगी कि आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं और कौन सा रास्ता निकालते हैं, क्योंकि लोगों का इस तरीके से रास्ता पार करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपका शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी। रामदास अठावले की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वो तकलीफ देने का आंदोलन नहीं होना चाहिए और सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है। जो आप चाहते हैं वो अमेंडमेंट उसमें करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कानूनी पीछे ले लो, ये अगर आप मांग करते रहोगे तो फिर कानून पीछे लेने का सिलसिला चालू रहेगा, तो लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा और हर कानून बनेगा और लोग बोलेंगे नहीं इसको इस कानून रद्द करो, तो उस कानून में बदलाव करने का अधिकार सरकार को है, आपको मांग करने का अधिकार है। तो इसीलिए किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है और इस कानून को अमल में मत लाइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो फिर आंदोलन की क्या हो सकता है? कानूनी पीछे ले लो, कानूनी पीछे ले लो। तो इसी तरह किसानों को मेरा आह्वान है कि आप आंदोलन पीछे लीजिए, सरकार आपके हित का विचार करेगी।